दोस्तों, भारत के वामपंथियों को अभी तक हम अर्बन नक्सल या आंदोलन जीवी के नाम से एक्सपोज किया करते थे, लेकिन अब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इन्हें दिमागी नक्सल का नाम दिया गया। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिमागी नक्सलवाद का जिक्र किया तो उसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ दशकों की लड़ाई से निकला एक बड़ा अनुभव समझा जा सकता है। भारत ने दशकों तक नक्सलवाद की चुनौती का सामना किया। इस लड़ाई में सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य पुलिस, सीएपीएफ और खास बलों ने काम किया। सीआरपीएफ की कोबरा, आंध्रा की ग्रे हॉर्न्स, झारखंड जैगवार, छत्तीसगढ़ की डीआरजी और एसटीएफ सबने जंगलों में हथियारबंद नेटवर्क से मुकाबला किया। लेकिन नक्सलवाद सिर्फ बंदूकों से कमजोर नहीं हुआ। जिन इलाकों में दशकों से हिंसा का राज था, वहां सड़कें बनी, मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, बिजली और बैंक आए और सरकारी व्यवस्था दूर दूर तक पहुंची। एक तरफ सुरक्षा बलों ने हथियारबंद कैडर से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ विकास ने उस इकोसिस्टम को कमजोर किया जिसमें नक्सलवाद फलता फूलता था। नक्सल पीड़ित स्टेट्स और सेंटर के तालमेल से पूरे रेड कॉरिडोर को ध्वस्त किया गया। और इसी लंबे अनुभव से एक और सीख सामने आई। किसी भी हिंसक विचारधारा को सिर्फ उसके हथियारबंद कैडर के स्तर पर खत्म करना काफी नहीं होता। उसके पीछे मौजूद विचारधारा, प्रचार, भर्ती और वैचारिक समर्थन के नेटवर्क को भी चुनौती देनी पड़ती है। यहीं से दिमागी नक्सलवाद की बहस शुरू होती है। अगर जंगल में बंदूक उठाने वाला नक्सली एक समस्या है, तो उस हिंसक विचारधारा को वैचारिक वैधता देने वाला, युवाओं को आकर्षित करने वाला और हिंसा को किसी बड़े उद्देश्य के नाम पर सही ठहराने वाला इकोसिस्टम भी उतना ही चिंता का विषय है। दोस्तों, दशकों तक नक्सलवाद को जिस तरह वैचारिक और बौद्धिक समर्थन मिलता रहा, उसने उसकी जड़ों को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। इस पूरे दौर से एक बड़ी सीख ये मिली कि किसी भी हिंसक विचारधारा को केवल जंगलों में मौजूद उसके हथियारबंद कैडर के स्तर पर चुनौती देना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे खड़े वैचारिक समर्थन, नेटवर्क और शहरी प्रभाव को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब शहरों में बैठा कोई व्यक्ति या संगठन किसी हिंसक विचारधारा को वैचारिक समर्थन देता है, उसके लिए माहौल बनाता है या उसकी गतिविधियों को वैध ठहराने की कोशिश करता है, तो उसका प्रभाव केवल शहर तक सीमित नहीं रहता। ऐसी सोच धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक आधार दे सकती है और इतिहास में इसके नुकसान भारत देख चुका है। यही सवाल हाल के सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान भी उठे। आंदोलन के दौरान एआईएसए, एआईएसएफ और एसएफआई जैसे फार लेफ्ट छात्र संगठनों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठे। आलोचकों का आरोप रहा कि अलग अलग वैचारिक समूहों के इस तरह साथ आने से आंदोलन को संगठनात्मक ताकत मिली और उसके तेवर ज्यादा आक्रामक होते गए। हमने आपको अपने कई वीडियोस में ये भी दिखाया है कि सीजेपी की शुरुआत किस तरह के सोशल स्टेटमेंट और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट से हुई थी। यानी शुरुआत में ये कोई स्थापित जन आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नया प्रयोग था जिसके पास ना तो कोई बड़ा संगठनात्मक ढांचा था और ना ही लंबे आंदोलनों को चलाने का अनुभव।
ऐसे में किसी भी नए आंदोलन के सामने सबसे बड़ी जरूरत होती है एक मजबूत संगठनात्मक आधार, लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता और प्रोटेस्ट को लगातार आगे बढ़ाने वाला नेटवर्क। और यहीं पर सवाल उठता है कि क्या फार लेफ्ट छात्र संगठनों और दूसरे वैचारिक समूहों की मौजूदगी ने सीजेपी को वही ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और पॉलिटिकल इकोसिस्टम उपलब्ध कराया? अगर ऐसा है तो इसे केवल एक अलग अलग संगठनों के साथ आना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी आंदोलन की ताकत सिर्फ उसके सामने खड़े लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े संगठनात्मक और वैचारिक नेटवर्क से भी तय होती है। नक्सलवाद के अनुभव ने भारत को यही सिखाया है, बंदूक को रोकना जरूरी है, लेकिन उस विचार और उस इकोसिस्टम को समझना भी जरूरी है जो किसी आंदोलन को धीरे धीरे मजबूत करने की क्षमता रखता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के बौद्धिक वर्ग में सबसे ज्यादा तकलीफ पी चिदम्बरम को हुई है। ये वही चिदम्बरम साहब हैं जिन्होंने एक समय पर खुद कहा था कि माओवादी आंदोलन से निपटना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि बुद्धिजीवी और बौद्धिक लोग जनता और मीडिया को कंफ्यूज करके रखते हैं। आज वही पी चिदम्बरम ताना मारते हुए बोल रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। उन्हें इस बात पे प्राउड फील हो रहा है। सेड्यूस का मतलब क्या है? सीधे धमकाना नहीं, बल्कि लुभाना, फुसलाना, भावनात्मक नैरेटिव देकर मीडिया को अपने पक्ष में मोड़ना। वो मीडिया को मानवाधिकार, आदिवासी अधिकार, राज्य का दमन जैसे आकर्षक शब्द देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। मीडिया इन नैरेटिव्स से प्रभावित होकर माओवादियों की हिंसा को कम करके दिखाता है या उन्हें क्रांतिकारी बना देता है। नतीजा, जनता और मीडिया दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। चिदम्बरम ने तब और भी बताया था कि ये लोग सिर्फ सेड्यूस ही नहीं करते, वो कोर्ट में लगातार झूठे केस दाखिल करते रहते हैं ताकि सुरक्षा बलों की हाथ बंध जाएं और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा जोर लगाकर एनजीओस के जरिए तथा सीधे सीधे सपोर्ट करते रहते हैं। अब सोचिए, जब पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल वाला बयान दिया तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? बिल्कुल पी चिदम्बरम जी को। जो बात वो खुद पहले सही मानते थे, उसी बात पर आज वो ताना मार रहे हैं। यही असली तस्वीर है। दोस्तों, अर्बन नक्सल के बाद अब जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिमागी नक्सल। वो आखिर क्या है ये समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हिंसक नक्सली आंदोलन केवल जंगलों में बंदूक लेकर घूमने वाले हथियारबंद कैडर से नहीं चलता। उसके पीछे एक विचारधारा होती है, एक नैरेटिव होता है और ऐसे लोग भी होते हैं जो उस विचारधारा को समाज के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहीं से अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के बीच का फर्क समझने की कोशिश की जाती है। एक तरफ हथियारबंद नक्सली हिंसक क्रांति और आर्म्ड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ वैचारिक समूह विश्वविद्यालयों, छात्र संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से रेवोल्यूशन की भाषा को रोमांटिसाइज करते हैं। और यही विरोधाभास कई बार देखने को मिलता है। एक तरफ रेवोल्यूशनरी होने का दावा, दूसरी तरफ वही आंदोलन सोशल मीडिया रील्स, केयरफुली डिजाइंड विजुअल्स और ग्लैमरस प्रेजेंटेशन के जरिए युवाओं के सामने पेश किया जाता है। यानी जो उस विचारधारा को बेहद गंभीर और क्रांतिकारी बताकर पेश किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन कई बार इतनी क्यूरेटेड होती है कि वो खुद एक सोशल मीडिया प्रोडक्ट जैसी दिखाई देने लगती है। लेकिन असली सवाल प्रेजेंटेशन का नहीं, उस विचारधारा के संदेश का है। अगर रेवोल्यूशन के नाम पर हिंसा को रोमांटिसाइज किया जाता है, हथियारबंद रेजिस्टेंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, या युवाओं के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लगातार अविश्वास पैदा किया जाता है, तो ये निश्चित तौर पर बहस का विषय होना चाहिए। इसी संदर्भ में अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है। सरल भाषा में अर्बन नक्सल इकोसिस्टम आइडियाज को फीड करता है और दिमागी नक्सल उन आइडियाज को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ फर्क समझ लीजिए, अर्बन नक्सल राष्ट्रवादी लोगों को चड्डी या खाकी कहकर एड्रेस करता है, लेकिन दिमागी नक्सल वही काम करता है जो अर्बन नक्सल करता है, बस उसमें अपना मिर्च मसाला डालता है। वो आपको गिल्टी फील करवाएगा कि आप उसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं और साथ ही खुद प्राउड भी फील कराएगा। फर्क सिर्फ मुखौटे का है।
अब हाथ में बंदूक नहीं, रिसर्च पेपर है। अब जंगल नहीं, यूनिवर्सिटी कैंपस है। अब अंडरग्राउंड नेटवर्क नहीं, सोशल मीडिया है। लेकिन सवाल कपड़े या लाइफस्टाइल का नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए, क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या हिंसा को जस्टिफाई किया जा रहा है? क्या आर्म्ड रेजिस्टेंस को रोमांटिसाइज किया जा रहा है? क्या युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हिंसक रास्ते की ओर धकेला जा रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो सिर्फ इसलिए किसी नैरेटिव को हार्मलेस नहीं कहा जा सकता। यही असली खेल है दोस्तों। जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तब उन्होंने 2 शब्द रखे थे, सिड्यूस और कंफ्यूज। आज वही खेल नए रूप से चल रहा है। पहले मीडिया को सिड्यूस किया जाता था, आज युवाओं के दिमाग को सिड्यूस किया जा रहा है। पहले जनता को कंफ्यूज किया जाता था, आज नई पीढ़ी को कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति होती है, लेकिन ये असहमति नहीं बल्कि वही पुराना खेल है जिसे कभी चिदम्बरम ने खुद सिड्यूस और कंफ्यूज कहा था। अब फैसला आपको करना है, क्या हम इस खेल को पहचानेंगे या फिर से उसी भ्रम में फंस जाएंगे?